एनटीपीसी 2026 में अपनी सीट पक्की करने के लिए देखिए सबसे तेज एग्जाम एनालिसिस। मैं हूं रवि सर और आप देख रहे हैं रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। Welcome to this deep dive analysis session brought to you by Ravi Competitive Classes. This session is based on the 100% accurate research and hard work of Ravi sir, designed to give you an edge in your preparation. आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल। और मिशन ये है कि हम 24 मार्च 2026 की आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की थर्ड शिफ्ट का पूरा एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। Exactly. और देखिए आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ रट्टे रटाए आंसर्स नहीं देने वाले हैं। हम हर क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट्स, उसके पीछे का लॉजिक और अपकमिंग शिफ्ट अलर्ट्स को डीकोड करेंगे। हाँ, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो एग्जाम हॉल में बाउंसर क्वेश्चंस आने पर स्टूडेंट्स की मदद करती हैं। सही बात है। तो चलिए सीधा अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, यानी इंडियन पॉलिटी। हमारा पहला सवाल है, सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसके ऑप्शंस थे आर्टिकल 31, 32, 33 और 34। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 33। और इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है ना, तो उन्होंने पार्लियामेंट को पावर दी कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसीज के फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकें। मतलब डिसिप्लिन और चेन ऑफ कमांड को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। अगर वहां हर ऑर्डर पर कोर्ट में बहस होने लगी तो सिस्टम फेल हो जाएगा। और हाँ, यहाँ एक टीचर्स नोट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, इसे नोट कर लें। आर्टिकल 33 और 34 में लोग कंफ्यूज होते हैं। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ से जुड़ा है, तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये बहुत बढ़िया टिप है। अगला सवाल भी पार्लियामेंट से ही जुड़ा था। क्वेश्चन 2, राज्यों और यूटीज के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? ऑप्शंस में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची यानी फोर्थ शेड्यूल। और इसका बेस क्या है? इसका बेस सिंपली जनसंख्या है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा, उसकी राज्यसभा में सीट्स भी उतनी ज्यादा। जैसे यूपी की सबसे ज्यादा है और सिक्किम की सबसे कम। हाँ, और इसको याद रखने के लिए ना रवि सर के नोट्स में एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक ये है कि 2 में पैसा, 3 में कसम, 4 दिशाओं से राज्यसभा में लोग आए। अरे वाह, ये बहुत कैची है ना? मतलब दूसरी अनुसूची में वेतन यानी पैसा, तीसरी में शपथ यानी कसम और चौथी में राज्यसभा की सीट्स। सही बात है। एग्जाम के उस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में ऐसे ही मेमोरी ट्रिक्स लाइफ सेवर होते हैं। चलिए अब भाषा की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 था, राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 17 यानी पार्ट 17। और इस भाग में 2 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आर्टिकल 343 ब्रैकेट 1 जो कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, राइट। और दूसरा है आर्टिकल 351 जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि वो हिंदी का विकास करे। उसके अलावा स्टूडेंट्स को भाग 15 जो निर्वाचन से जुड़ा है और भाग 18 जो इमरजेंसी से जुड़ा है वो भी याद होने चाहिए। डेफिनेटली ये पार्ट्स टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? ऑप्शंस में अलग अलग डीपीएसपी थे, पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काम की न्यायसंगत दशाओं और प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ। देखिए, ये डीएसपी का हिस्सा है। इसका मेन एम ये है कि कोई भी वर्कर सिर्फ एक मशीन नहीं है ना। स्टेट की ड्यूटी है कि वर्कप्लेस ह्यूमन फ्रेंडली हो और प्रेग्नेंट औरतों को लीव मिले ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सेफ रहें। बिल्कुल। अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, क्योंकि इन्हीं कानूनों की नींव वहीं पड़ी थी। क्वेश्चन 5, बंगाल के प्रशासन को पहली बार किस अधिनियम से विनियमित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने का पहला स्टेप था। बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे, राइट? ये एग्जैक्टली वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी सेटअप हुआ था। ओके, तो सेंट्रलाइजेशन वहीं से शुरू हुआ। क्वेश्चन 6 एक रीसेंट बॉर्डर सेटलमेंट पे था, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता यानी एलबीए किस संशोधन द्वारा हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ। ये बहुत लंबा डिस्प्यूट था। इसमें इंडिया ने 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए और 51 एनक्लेव्स वहां से लिए। इस पूरे एक्सचेंज में 4 स्टेट्स पर असर पड़ा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम
और त्रिपुरा। पॉलिटी का आखिरी सवाल ट्रांसपेरेंसी पे था। क्वेश्चन 7, केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के बारे में कौन सा कथन गलत था? ऑप्शंस में से गलत कथन था ऑप्शन बी, ये एक संवैधानिक निकाय है। असल में ये एक संविधिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय है। हाँ, क्योंकि संवैधानिक बॉडीज वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली लिखी हैं, पर CIC तो RTI एक्ट 2005 के तहत बना था ना, राइट। और RTI का एक सिस्टम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। नॉर्मली RTI का रिप्लाई 30 डेज में आता है, पर अगर मैटर किसी की लाइफ इन लिबर्टी से जुड़ा है तो 48 आवर्स में जवाब देना होता है। बिल्कुल। ये तो एकदम किसी इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स जैसा है। जैसे एम्बुलेंस को ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रोक सकते, वैसे ही लाइफ का सवाल हो तो ब्यूरोक्रेसी को 48 आवर्स में फाइल आगे बढ़ानी ही पड़ती है। सही एनालॉजी है। कानून की नज़र में इंसान की जान किसी भी प्रोसेस से ज़्यादा कीमती है। एग्जैक्टली। तो अब हिस्ट्री के सेक्शन में चलते हैं जहां स्ट्रगल की बातें हैं। क्वेश्चन 8 में एक बड़ा फेमस स्लोगन था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा? आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक ने ये 1916 के बेलगांव प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में कहा था। ये वही टाइम था जब होम रूल लीग स्टार्ट हो रही थी। उनकी कुछ मैगजीन्स भी तो थी ना? हाँ, उन्होंने पब्लिक को जागरूक करने के लिए केसरी और मराठा जैसी मैगजीन्स निकाली थी। राइट। अब आते हैं 1857 की क्रांति पर। क्वेश्चन 9, 1857 के विद्रोह का प्रमुख तत्कालिक धार्मिक कारण क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एनफील्ड राइफल और चर्बी वाले कारतूस। हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि रीजन सिर्फ पॉलिटिकल था, पर इमीडिएट ट्रिगर तो धार्मिक था। नई एनफील्ड राइफल के कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। अच्छा। और अफवाह थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स हर्ट हुए और विद्रोह भड़क गया। समझ गई। अब मिडीवल हिस्ट्री की बात करें। क्वेश्चन 10, दिल्ली के सिरी फोर्ट में 1000 स्तून यानी 1000 स्तंभों वाला महल किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। ये महल सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं था। मंगोल इन्वेजन्स बहुत हो रहे थे उस वक्त, तो आर्मी को एक सेफ जगह चाहिए थी। वैसे यहाँ पर एस्पिरेंट्स के लिए एक रेड अलोन साउंड करना जरूरी है। अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि 1000 दिनारी किसे कहते हैं? बिल्कुल बन सकता है। 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के गुजरात कैंपेन में इसको 1000 दिनार देके खरीदा था। वेट, 1000 दिनार उस जमाने में? ये तो मतलब वैसा ही हो गया जैसे आजकल फुटबॉल या क्रिकेट में महंगे प्लेयर ट्रांसफर्स होते हैं। हाँ, वही बात है। एक क्लब दूसरे क्लब से करोड़ों में प्लेयर खरीदता है। ये मेडिवल हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर ट्रांसफर था एक तरह से। और ये इन्वेस्टमेंट खिलजी के लिए गेम चेंजर भी रहा, क्योंकि बाद में साउथ इंडिया के सारे बड़े मिलिट्री कैंपेन्स मलिक काफूर ने ही लीड किए थे। क्या बात है। हिस्ट्री का आखिरी सवाल क्वेश्चन 11 एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। कथन 1 था कि मिनहाज ए सिराज का तर्क था कि रजिया सुल्तान का शासन ईश्वर की सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है, और कथन 2 था कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। मिनहाज का जो स्टेटमेंट है वो उस टाइम की पेट्रियार्कल सोच को दिखाता है, जहां एक औरत का रूल करना किसी को पसंद नहीं आ रहा था। और इक्ता प्रणाली तो दिल्ली सल्तनत का कोर रेवेन्यू सिस्टम था। कैश सैलरी की जगह जमीन दे दी जाती थी, जिसे इक्ता कहते थे। राइट। अब थोड़ा इन्हीं राजाओं और सुल्तानों द्वारा बनाई गई कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर पे चलते हैं। क्वेश्चन 12, वारंगल का 1000 स्तंभ मंदिर किस वंश से है? आंसर है ऑप्शन डी, काकतीय वंश। ये मंदिर राजा रुद्रदेव ने 1963 ईस्वी में बनवाया था। इसे चालुक्य आर्किटेक्चर का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल माना जाता है। ओके। क्वेश्चन 13 डांस फॉर्म से जुड़ा था। कर्नाटका के डोलू कुनिथा नृत्य में किस भगवान की पूजा होती है? ऑप्शंस में थे शिवा, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र। सही जवाब है ऑप्शन ए, बीरालिंगेश्वरा, जो भगवान शिवा का ही रूप है। ये कोर्रुबा गौडा कम्युनिटी का बड़ा ही एनर्जेटिक डांस है। इसमें ढोल बजाते हुए लोग फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं। हाँ, वो एनर्जी देखती ही बनती है। क्वेश्चन 14 भी डांस पर ही था। छऊ नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। पर इसकी 3 अलग अलग स्टाइल्स हैं। झारखंड का सरायकेला, वेस्ट बंगाल का पुरुलिया और उड़ीसा का मयूरभंज। सरायकेला और पुरुलिया में मास्क पहनते हैं, पर मयूरभंज में बिना मास्क के करते हैं।
ये सुनकर मुझे मार्शल आर्ट्स की याद आती है, जैसे कुछ स्कूल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स में हैवी आर्मर और फेस मास्क पहनते हैं और कुछ बिल्कुल रॉ फाइट करते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के। सही पकड़ा आपने। मयूरभंज वाला बिना आर्मर वाला स्टाइल है। जब मास्क नहीं होता तो एक्सप्रेशंस भी दिखते हैं और मूवमेंट्स और ज्यादा फ्री फ्लोइंग होते हैं। एग्जैक्टली और एस्पिरेंट्स को ये भी याद रखना चाहिए कि छाऊ डांस को 2010 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। नोट कर लीजिए इसे। आर्ट एंड कल्चर का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 15, पंडित बिरजू महाराज ने किस संस्थान की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलाश्रम, 1998 में। बिरजू महाराज लखनऊ घराने से थे। उनका एम सिर्फ कथक सिखाना नहीं था, बल्कि अपनी ट्रेडिशन को आगे पास ऑन करना था। उन्हें 1986 में पद्म विभूषण भी मिला था। ग्रेट। चलिए अब इन मंदिरों और कलाओं से निकलकर देश के भूगोल यानी ज्योग्राफी पर आते हैं। क्वेश्चन 16 बड़ा ट्रिकी था। कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती, यानी जो पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट बहती है? ऑप्शंस थे गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा और ताप्ती। ये बहुत ही क्लासिक सवाल है। देखिए, पेनिनसुलर इंडिया का जो स्लोप है ना, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, तो बाकी नदियां बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, पर नर्मदा और ताप्ती उल्टा बहती हैं, अरेबियन सी की तरफ। ऐसा क्यों? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक ट्रे है जिसको थोड़ा टेढ़ा पकड़ा गया है, तो पानी स्लोप की तरफ ही बहेगा। पर अगर उस ट्रे के बीच में एक बहुत गहरा कट या दरार हो जो उल्टे डायरेक्शन में जा रही हो, तो पानी ढलान की जगह उस दरार में बहेगा ना। हाँ। और इन दरारों को ज्योग्राफी में रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। ये नदियां विंध्या और सतपुरा के बीच उसी वैली में फंसी हैं, इसीलिए इन्हें स्लोप के ऑपोजिट बहना पड़ता है। ज्योग्राफी में रिवर्स के मर्ज होने का भी बड़ा रोल है। क्वेश्चन 17 देखिए। रवि, ब्यास और सतलुज नदियां किस में विलीन होती हैं? आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी यानी इंडस रिवर में। ये सारी नदियां झेलम और चेनाब के साथ मिलकर पाकिस्तान के मिथनकोट में इंडस से मिलती हैं, जिसे हम पंजनाद कहते हैं। पंजनाद। सही है। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं, जो एक रेल रूट पर था। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पूर्व में किस शहर से जुड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, व्लादिवोस्टॉक। ये दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क है, लगभग 5200 यानी 9286 किलोमीटर्स का। मॉस्को से शुरू होकर ये पूरा साइबेरिया क्रॉस करता है। बाप रे, बहुत लंबा रूट है। खैर, रिसोर्सेज और रूट से आगे बढ़कर अब इकोनॉमी और स्कीम्स पे डीप डाइव करते हैं। क्वेश्चन 19, भारत में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट UMPP का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सस्ती और भरोसेमंद बिजली उत्पादन के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक का इस्तेमाल। इन प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और सुपर क्रिटिकल का मतलब है कि कम कोयला जलाकर ज्यादा बिजली बनाना, जिससे एनवायरनमेंट को कम नुकसान हो। बिल्कुल। पहला UMPP मुंद्रा गुजरात में टाटा पावर ने लगाया था। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना कब लॉन्च हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, 5 अप्रैल 2016। इस स्कीम का फोकस सोसाइटी के हर सेक्शन में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना था। हर बैंक ब्रांच को एक SC/ST और एक महिला को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देना ही होगा। ये मैंडेटरी था। तो बिजनेसेस स्टार्ट होंगे, और गांव की औरतों के लिए भी एक स्कीम आई। क्वेश्चन 21, दीनदयाल अंत्योदया योजना DNRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण गरीब महिलाओं को SHG यानी स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना। इसका गोल था 2023-24 तक रूरल पॉवर्टी को खत्म करना। जब औरतें ग्रुप्स में जुड़ती हैं तो उन्हें बैंक से इजी लोन्स मिलते हैं। कुशल वयस्कों यानी अनस्किल्ड अडल्ट्स को रोजगार देना, और नया नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी BBGRAM। ये सिर्फ नाम नहीं बदला है, अब रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 यानी 125 कर दिए गए हैं। और इस 2025 के अपडेट की सबसे बेस्ट बात पता है क्या लगी मुझे? क्या? इसमें एनवायरमेंटल एंगल जोड़ दिया गया है। अब लोग सिर्फ मजदूरी नहीं करेंगे, बल्कि अपनी प्राइवेट जमीन पर ट्री प्लांटेशन भी कर सकते हैं। मतलब लोगों को इनकम भी मिल रही है और ग्रीन कवर भी बढ़ रहा है। एक तीर से दो निशाने। हाँ, और आने वाले टाइम में ऐसी ही इको फ्रेंडली अप्रोचेस की डिमांड है। तो चलिए अब थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर करंट अफेयर्स देखते हैं।
क्वेश्चन 23 IMF के अनुसार 2027 में वैश्विक विकास दर यानी ग्लोबल ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? सही जवाब है ऑप्शन बी 3.2%। ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी रिकवरी कर रही है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने 2.7% बोला है और यूएन ने 2.9%। पर इंडिया की सिचुएशन काफी स्ट्रांग है। क्वेश्चन 24 एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। ये सच में एक बड़ा माइलस्टोन है। 40 पॉइंट्स का स्कोर पार करके इंडिया अब एक मेजर पावर बन गया है। नंबर 1 पे यूएसए है और 2 पे चाइना। पर एक एरिया जहां और इम्प्रूवमेंट चाहिए वो है क्वेश्चन 25 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? आंसर है ऑप्शन सी 131वां टोटल 148 देशों में से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट में इंडिया का स्कोर 0.644 रहा। इसे एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बेस पर नापते हैं। राइट। एक और बड़ी प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन 26 में। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से मौत का सबसे बड़ा कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी PM 2.5। बिल्कुल। इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वजह से 79 लाख में से ऑलमोस्ट 49 लाख मौतें हुई हैं। इसको मैं ऐसे समझती हूँ जैसे कॉटन के कपड़े को फिल्टर की तरह यूज करें तो बहुत फाइन धूल निकल जाती है। हमारी नाक और गले में भी नेचुरल फिल्टर है, पर PM 2.5 इतना छोटा है कि वो सीधे लंग्स के थ्रू ब्लड में घुस जाता है। वही तो सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, और फिर इससे हार्ट अटैक और डिमेंशिया जैसी भूलने की बीमारियां होती हैं। सही बात है, ये सीधा दिमाग पे असर करता है। क्वेश्चन 27 देखते हैं। भारत सरकार की SDG मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन ए 2030 तक के सभी 17 लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करना। और ये सब नीति आयोग मॉनिटर करता है। इन 17 गोल्स में पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ सब कुछ आता है। चलिए अपने आखिरी सेक्शन साइंस एंड टेक पर आते हैं। क्वेश्चन 28 था प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक चीजों जैसे CO2 और पानी से ग्लूकोज किस चक्र से बनता है? सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्विन साइकिल, जिसे C3 साइकिल भी कहते हैं। इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस को डायरेक्ट धूप की जरूरत नहीं होती। इसमें 3 कार्बन वाला कंपाउंड पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन 19 बेसिक कंप्यूटर साइंस से था। लैन का फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग या ऑफिस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की यही सबसे पहली सॉलिड टेक्नोलॉजी थी। और अब हमारे सेशन का आखिरी और मेरा फेवरेट सवाल, क्वेश्चन 30 भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप यानी QDM किसने विकसित किया? सही जवाब है ऑप्शन ए IIT बॉम्बे के पाइक्यूज ग्रुप ने। और कंप्यूटर चिप्स की खराबी ढूंढ रहे हैं, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। बिल्कुल। और देखिए, यही एक विचार मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने क्या देखा? हमने अलाउद्दीन खिलजी के 1000 दिनारी से शुरू किया, जहां एक इंसान की कीमत 1000 दिनार थी, और आज हम क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप तक आ गए। सही बात है। तो जब आप सभी एग्जाम हॉल में इन सवालों का सामना करते हैं ना, तो आप सिर्फ फैक्ट्स रिकॉल नहीं कर रहे होते हैं, आप भारत की उस पूरी यात्रा को, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिकोड कर रहे होते हैं। हर फैक्ट एक स्टोरी का हिस्सा है। ये बहुत ही प्यारी बात कही आपने। एकदम नजरिया ही बदल जाता है पढ़ाई को देखने का। रवि सर वर्क्स टायरलेसली often from 10 a.m. onwards to bring you this level of detail despite the physical strain. If you found this valuable, please like the video, subscribe to the channel and join our Telegram via the link in the description for Pal Pal Ki update. For all updates and detailed analysis of RRB NTPC Graduate Level 2026, subscribe to our channel now. I am Ravi sir from Ravi Competitive Classes. I am with you on your selection journey. Dhanyavad.